So, good afternoon all, and let's start with trends in periodic table for electron affinity. ठीक है. Now trends हम लोग हमेशा दो टाइप के देखते हैं. एक तो रहता है लेफ्ट टू राइट एंड अनदर वन इज टॉप टू बॉटम. ठीक है. अब हम लोगों को पता है लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव जो है इट इंक्रीजेस एंड साइज डिक्रीजेस. इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब और टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज. ठीक है. एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब वही कि हम लोग आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले ऐड करने वाले, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज विद जेड इफेक्टिव. ठीक है. लाइकवाइज जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप वो क्या होता है, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ठीक है. इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. कभी कभी वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट. तो हम लोग यहाँ पे जेड इफेक्टिव तो कंसिडर नहीं करने वाले हैं. तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ऐसे टाइम पे हम लोग कंसिडर करते हैं साइज. एंड साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस. अगर साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस. ठीक है. तो लेट्स राइट इट डाउन. लेफ्ट टू राइट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस. टॉप टू बॉटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस. ठीक है. तो चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. अब यहाँ पे मैंने तुम लोगों को एक्सेप्शंस बताए थे कि नहीं बताए थे. तो एक्सेप्शंस में मैंने तुम लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बताया था. ठीक है. विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. सॉरी एक्सेप्शंस नहीं, एक्सेप्शंस अभी नहीं हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना. हम लोगों ने फैक्टर्स में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे. फैक्टर्स अफेक्टिंग में ही हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें हम लोगों ने कौन सा एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा था, थर्ड फैक्टर देखा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और हम लोगों को कौन से ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से देखनी है. तो एक तो हम लोगों ने देखा था ग्रुप 2. ठीक है. नंबर 1 इज ग्रुप 2. ग्रुप 2. उसके बाद कौन सा देखा था, ग्रुप 12, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 18. ठीक है. इनके बाद टाइम पे हम लोग को कॉशियस क्यों रहना है, तो कॉशियस रहने का रीजन यही है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 2 की रहती है NS2. ग्रुप 10 की कैसे रहती है, NS2 N-1 D10. ग्रुप 15 का क्या होगा, NS2 NP3. एंड ग्रुप 18 नोबल गैसेस है तो NS2 एंड NP6. ठीक है. तो इनके केस में क्या होगा, ये कंप्लीटली फिल्ड है. ठीक है. ये भी क्या हो गया, ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया. ये क्या हो गया, तो ये हाफ फिल्ड हो गया. ठीक है. एंड ये लास्ट वाला जो है वो तो हो जाता है इनर्ट बिकॉज इट हैज नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनर्ट हो जाएंगे वो. ठीक है. अब मुझे बताओ ये सारे पहले से स्टेबल है या अनस्टेबल है. ये जो ग्रुप्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं दे आर ऑलरेडी स्टेबल. बराबर. तो अगर ये स्टेबल है तो ये हम लोग उनके अंदर खुद में कुछ इलेक्ट्रॉनिक चेंज करना पसंद करेंगे क्या. नो तो सर. नो सर. नहीं करेंगे. परफेक्ट. ठीक है. तो इनको खुद के अंदर चेंजेस करने में कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं. क्यों, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी मच स्टेबल. अब बहुत ज्यादा स्टेबल रहने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बहुत कम रहती है. ठीक है. तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया था. तो अगर तुम लोगों को मैं बोलूं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. ठीक है. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. एक्चुअल में अगर हम लोगों को एक्सपेक्टेशन देखनी रहेगी हमारे पीरियोडिक टेबल के वाइज, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली अगर हम लोगों को एक्सपेक्टेड देखना होगा, अभी जस्ट स्टार्ट किया है हम लोगों ने. मतलब यहाँ तक ऊपर जो मैंने बताया वो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था वही था. अभी मैं क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ. तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोगों को देखनी है तो हम लोगों ने ऊपर क्या लिखा है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़नी चाहिए. लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए. मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी रहनी चाहिए, मुझे बताओ. यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से लेके राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी रहनी चाहिए, नियॉन. नियॉन की रहनी चाहिए. बराबर. बट नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रहती है वो सबसे कम रहती है. वो सबसे क्या रहती है, कम रहती है. उसका रीजन कोई बताना चाहेगा मुझे.
क्योंकि वो पहले ही स्टेबल है। पहले स्टेबल है, नो बल्क गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद नियॉन से थोड़ा सा ज्यादा, याद रखना सबसे कम किसकी रहनी चाहिए थी, सबसे कम रहनी चाहिए थी लिथियम की। मैं लिख रहा क्या हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ, तो नियॉन हो गया सबसे कम, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं हम लोग, अच्छे से देखना इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, तो सबसे कम आना चाहिए था लिथियम और सबसे ज्यादा रहना चाहिए था नियॉन, बट सबसे कम कौन होने वाला है, नियॉन होने वाला है। और इसका रीजन कोई बताना चाहेगा? ओके, आज ये इतनी जल्दी कैसे बंद हो गया, आई डोंट नो, जस्ट गिव मी अ मिनट। नियॉन के बाद कौन आएगा, तब तक तुम लोग आंसर करो, नियॉन के बाद कौन आना चाहिए? लिथियम। लिथियम, ओके देखते हैं, सेव हो गया ये। ग्रुप 12 हम लोगों ने लिखा ही नहीं था ना सर, आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। हाँ आई नो, मैं वापस रिस्टार्ट कर रहा हूँ, एक ही मिनट। तो याद रखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे स्टेबल ग्रुप्स की रहती है, ठीक है। तो मुझे बताओ, सॉरी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे स्टेबल ग्रुप्स की रहती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल था नियॉन, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने ही नहीं वाला है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम। अब नियॉन के बाद ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, मुझे बताओ, नियॉन के बाद ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, परफेक्ट। अब नाइट्रोजन के बाद ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? बेरिलियम। बेरिलियम, परफेक्ट। अब ये तुम लोगों को सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये तुम लोगों को सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। अभी के लिए मैं लिथियम और बोरॉन उनको थोड़ा साइड में ही रख रहा हूँ, इनको हम लोग बाद में रखेंगे, लिखेंगे, मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट्स में स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इनमें जो एक्सेप्शन है वो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, बट उनको हम लोग सेपरेट केस में देखते हैं। अब यहाँ पे लिथियम और बोरॉन इन दोनों की सिचुएशन आने वाली है, मतलब पोजिशन आने वाली है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अब इनके बाद बाकी जो बचे इनका ट्रेंड नॉर्मल रह जाते हैं। नॉर्मल ट्रेंड मतलब कैसे, तो बाद में लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे वैल्यू क्या होती जानी चाहिए थी, बढ़ते जानी चाहिए थी। तो कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू सबसे कम होने का रीजन क्या बताया मैंने, तो इसका रीजन है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम लोगों का एलिमेंट्स कौन से बच गए, तो हम लोगों के लिथियम और बोरॉन, ये दो एलिमेंट्स बच गए, इनमें हम लोगों को डिस्कशन करना है। अब मुझे बताओ, लॉजिकली स्पीकिंग लिथियम और बोरॉन में ज्यादा वैल्यू किसकी रहनी चाहिए? लिथियम और बोरॉन में ज्यादा वैल्यू बोरॉन की ज्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, तो वैल्यू बढ़ते जाती है, ठीक है। बट मतलब वो ज्यादा, बोरॉन क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और लिथियम कम एनर्जी रिलीज करेगा। बट अब होता क्या है वो देखते हैं। लिथियम और बोरॉन, इनके बीच में भी एक एक्सेप्शन आने वाला है। अब इनके बीच का एक्सेप्शन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। ये पूरा एक्सेप्शनल सीरीज है, समझ लो। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, मुझे याद दिलाओ। 2,1 2,1, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1s2 1s2 2s1 2s1, परफेक्ट, ठीक है। एंड बोरॉन का कैसे होता है? 1s2 2s2 2p1। परफेक्ट। अब मैं अगर इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, तो होगा क्या, लिथियम विल बिकम Li माइनस एंड बोरॉन विल बिकम B माइनस, ठीक है। अब मुझे बताओ, लिथियम अगर Li माइनस में चला गया तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Li माइनस में क्या हो जाएगी? 1s2 2s2, परफेक्ट। एंड ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब मुझे बताओ विच वन हैज बिकम मोर स्टेबल? लिथियम। तो अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल बन गया, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला गया, अगर ये स्टेबल बन गया तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा या कम एनर्जी रिलीज करेगा? ज्यादा। तो हेंस इट रिलीजेस मोर एनर्जी, ठीक है। तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करने की वजह से इसकी पोजीशन, लिथियम की पोजीशन, ठीक है,
पहले आता है बोरॉन और उसके बाद आता है लिथियम। ये समझा क्या? देखो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तुम लोगों को एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या थी? एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या थी? तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए था, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेशन हम लोगों का ऐसा रहना चाहिए था कि लिथियम की वैल्यू रहनी चाहिए सबसे कम, उसके बाद आना चाहिए बेरिलियम, उसके बाद आना चाहिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा रहना चाहिए था नियॉन, ठीक है। ये हम लोगों की एक्सपेक्टेड ऑर्डर थी। देखो ये एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि ऐसे रहना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट टू राइट वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। लेफ्ट टू राइट वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग। बट इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? पहले तो नियॉन, नाइट्रोजन एंड बेरिलियम, इनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज दे आर स्टेबल, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, ठीक है। एंड लिथियम और बोरॉन में एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? it becomes stable after addition of electron, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल सीरीज है, इसको अच्छे से लिख के रखो जरा, ठीक है। ओके लिख लो इसे अच्छे से और जल्दी लिखो जरा। हो गया लिख के? किसी का नहीं लिख के हुआ होगा तो हैंड रेस कर दो। So 1 second. ओके जरा फास्ट लिखना, आज ये चैप्टर खत्म कर देना है। हम लोगों की रिवीजन बहुत टाइम तक चल रही है बिकॉज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग लिखने वाले इसमें एक्सेप्शंस, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस आते हैं। तो हम लोगों को इसके एक्सेप्शंस बहुत अच्छे से याद भी होंगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले वाला एक्सेप्शन तो हम लोगों ने पहले से देख लिया है, एक्सेप्शंस। तो सबसे फर्स्ट एक्सेप्शन क्या आएगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस ओके बस इतना देख लो। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से ग्रुप्स की रहती है? तो एक तो रहता है ग्रुप 2, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप 12, उसके बाद आता है ग्रुप 15 एंड लास्टली आता है ग्रुप 18, ठीक है। तो इसका डिस्कशन हम लोगों ने जस्ट अभी ऊपर किया है, तो मैं तुम लोगों को ज्यादा कुछ इसमें बताने नहीं वाला हूँ अभी। जस्ट वही इसका रहता है NS2, दिस इज NS2 N-1 D10, this one is NS2 NP3 and last one is NS2 NP6, that's it, ठीक है। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकंड एक्सेप्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकंड एक्सेप्शन इज बिटवीन पीरियड 2 एंड पीरियड 3 एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन इज बिटवीन पीरियड 2 एंड पीरियड 3 एलिमेंट्स। अब
ये एक्सेप्शन हर एक ग्रुप में नहीं दिखता, ये एक्सेप्शन हर एक ग्रुप में नहीं दिखता। तो ये कौन से ग्रुप में दिखता है? तो ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 इनमें दिखता है। अब याद रखो, तुम लोग जब मेन ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ोगे, ठीक है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स में हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, ये 3 चैप्टर्स पढ़ते हैं, तब तुम लोगों को हर टाइम आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेडियस ऑफ एटम, ये सारी चीजें, आयनिक रेडियस, ये सारी चीजें तुम लोगों को वापस पढ़नी ही है। तो जितने भी एक्सेप्शन थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर किए हैं। एक आध दूसरा जैसे कि लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल, वो मैंने स्किप किया है सिर्फ, ठीक है। बाकी पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर जितने भी कुछ मिलेंगे एक्सेप्शन, सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स आने वाले, ठीक है। तो पीरियड 2 और पीरियड 3 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो पीरियड 2 में ग्रुप 14 का आता है कार्बन, पीरियड 3 में ग्रुप 14 का आता है सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे आएगा फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब तुम लोगों को एक्सेप्शन अगर पहले से पता भी होगा, फिर भी मुझे बताओ, यूजुअली टॉप टू बॉटम, यूजुअली टॉप टू बॉटम जब हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है या कम होती है? कम बॉटम होती है। कम होती है, परफेक्ट। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, ठीक है। हम लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहनी चाहिए और क्लोरीन की कम रहनी चाहिए, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। बट ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता वो एक बार देख लेते हैं। देखो, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट में रहते हैं, सॉरी, फ्लोरीन के पास रहते हैं 9 प्रोटॉन्स, फर्स्ट शेल में उसके रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड शेल में उसके रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड लाइकवाइज अगर मैं क्लोरीन का एग्जांपल ले रहा हूँ तो क्लोरीन के केस में क्या होता है, फर्स्ट उसके पास 17 प्रोटॉन्स, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनिशियली दोनों के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे? तो दोनों के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे इनिशियली, दोनों के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, बाहर से हम लोग ऐड करने वाले, तो एक यहाँ पे वो ऐड होगा, फर्स्ट केस में वो यहाँ पे ऐड होगा एंड सेकंड केस में वो यहाँ पे थर्ड शेल में ऐड होगा। फ्लोरीन के केस में वो सेकंड शेल में ऐड हो रहा है और क्लोरीन के केस में वो थर्ड शेल में ऐड हो रहा है। अब मुझे बताओ, ये फ्लोरीन का आउटरमोस्ट है, मैं आउटरमोस्ट के भी बनाने वाला हूँ सिर्फ, ठीक है, एंड ये क्लोरीन का आउटरमोस्ट है, ठीक है। तो फ्लोरीन के पास पहले से सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड क्लोरीन के पास भी सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स ही थे। मुझे बताओ कहाँ पे फॉरेन इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा? कहाँ पे फॉरेन इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा? क्लोरीन। क्लोरीन के केस में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, परफेक्ट। ये रिपल्शन ज्यादा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। याद रखना, फ्लोरीन हैज स्मॉलर साइज कंपेयर टू क्लोरीन आइटम, ठीक है। उसके वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है, इंक्रीजेस, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद बाकी के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा या अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा? अनस्टेबल। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये अनस्टेबल बन रहा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए? कम रहनी चाहिए। therefore less electron affinity। सेम यहाँ पे लिख देना, बिगर इन साइज, ठीक है। तो लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, therefore हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर तुम लोगों को पूछा कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो तुम लोग किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा बोलोगे? क्लोरीन की, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम लोगों को ऊपर बताया, ये एक्सेप्शन ग्रुप 14 एलिमेंट्स
ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इन सब में दिखता है। ठीक है, तो तुम लोग जब पी ब्लॉक में ग्रुप 14 पढ़ोगे, ग्रुप 15 पढ़ोगे, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 पढ़ोगे, उन सब में तुम लोगों को ये एक्सेप्शन वापस बताए जाएंगे। ठीक है, तो तुम लोगों को पहले से एक बार याद रहेंगे तो तभी याद रखने के लिए इजी हो जाएगा और वापस अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लो, ये एक्सेप्शन 4 ग्रुप में दिखता है। ठीक है, और छोटा करना पड़ेगा ना इसे। Why this is happening, I don't know. Let me save it. Shreya, you can ask your doubt now. अच्छा, ओके, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। तो देखो, यहाँ पे एक डाउट है दैट बिटवीन, ये डाउट एक बार देख लेना सब जन, बाद में तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। बिटवीन नाइट्रोजन एंड बेरिलियम, बिटवीन नाइट्रोजन एंड बेरिलियम, व्हाई नाइट्रोजन इज बिफोर बेरिलियम, व्हाई नाइट्रोजन इज बिफोर बेरिलियम। ठीक है, तो यहाँ पे So your screen share is not there. ओके, यहाँ पे ये जो पूरा डेटा है ना, दैट होल डेटा इज एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग थियरीज तो करते ही है, ठीक है, बट बहुत सारा डेटा जो रहता है वो हम लोग एक्सपेरिमेंट थ्रू डिराइव किया हुआ डेटा रहता है जो हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। तो दिस होल डेटा एंड दिस होल टेबल इज एक्सपेरिमेंटल, जिसमें कुछ कुछ चीजें हम लोग डायरेक्टली एक्सप्लेन कर पाते हैं, कुछ कुछ चीजें कभी कभार एक्सप्लेन नहीं हो पाती। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और बेरिलियम में अगर देखने जाएंगे तो नाइट्रोजन हैज मोर जेड इफेक्टिव। ठीक है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो इसकी वैल्यू बेरिलियम से ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, बट through experimental data it has been found that nitrogen has less electron affinity than beryllium। वैसे तो just remember it, कुछ कुछ चीजें हैं जो याद रखनी ही पड़ेंगी, but still ओके। तो ये लिख लो। ठीक है, नीचे मैंने सारे एग्जांपल्स लिख के दे दिए, तो वो तुम लोग भी अभी ऊपर जो एग्जांपल लिखे उनके आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, अगर किसी का लिखना बाकी है तो हैंड रेस करो जरा।
बाय द वे लास्ट टाइम तुम लोगों को होमवर्क मिला ही नहीं था ना? आज मैं तुम लोगों को होमवर्क मतलब तुम लोगों का होमवर्क अपलोड कर दूंगा क्लासरूम पे, ठीक है? प्लीज कंप्लीट इट सो दैट यू कैन आस्क मी एनी डाउट, एंड ग्रुप पर डाउट्स पूछा करो अगर कुछ आ रहे रहेंगे तो। ओके हो गया सबका लिख के? किसी का बाकी होगा तो हैंड रेज करो। सर एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ओके Sir, sir, like electron affinity is the energy required to add an electron to an isolated gaseous atom, right? So एनर्जी in the रिलीज्ड, second, एनर्जी रिलीज्ड। oh, it's the energy released. Okay, sorry, हाँ sorry, I've written something ओके wrong then. वो तो मैंने लास्ट टू लास्ट वीक अपलोड किया था ना होमवर्क। नो सर, और ये वेडनेसडे के लिए भी है नया। इस वेडनेसडे के लिए मतलब कल के लिए? कल तो नहीं, सर Okay. वेडनेसडे के वेडनेसडे मतलब कल ही है ना? नहीं आज सैटरडे, ओके ओके। आज सैटरडे है। हाँ 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 वेडनेसडे के लिए होगा, आई हैव टू चेक। तो आज का भी होमवर्क हम लोग ऐड कर देंगे उसमें ही, ठीक है? आज चैप्टर खत्म हो जाएगा तो। हाँ आज हम लोगों का एक्स्ट्रा लेक्चर है ना, इसलिए ये सब उल्टा सुल्टा हो रहा है। हाँ तो सैटरडे आज भी मैं आपको एक होमवर्क दे दूंगा, एंड वो वेडनेसडे को सबमिट कर देना। मतलब आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोगों का, फिर नया जो कोई चैप्टर होगा हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके तो आई गेस तुम लोग का ये लिख के हो गया। हाँ someone is asking me a doubt, sir can you also tell the exception between oxygen, sulfur and selenium? या वही तो अभी जो ये जो बताया, अभी देखो यूजुअली कैसे होता है अगर हम लोग, व्हाट इज हैपनिंग यार, वेट अ मिनट, लेट मी सेव इट नाउ। बहुत ज्यादा ही हैंग हो रहा है। तो स्क्रीन शेयर ऑन हो गया है, दिख रहा है सबको? नो सर। नो सर। ओके हाँ ओके तो देयर इज वन क्वेश्चन, ठीक है? अगेन देखो ये पूरा का पूरा मतलब हम लोग सारी जो चीजें है वो हम लोग अगेन पी ब्लॉक में डिपिक्ट तो करेंगे, बट इफ दे आस्क यू रिगार्डिंग ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम, ठीक है? बिटवीन ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम, तो ऑक्सीजन की साइज बहुत ही छोटी हो जाती है, ठीक है? याद रखना, हम लोगों ने ये पहले से पढ़ के रखा है कि हम लोग जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ जाते हैं, हम लोग जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, साइज धीरे धीरे छोटी होती जाती है, और ऑक्सीजन अच्छा खासा राइट के साइड आ जाता है, तो ऑक्सीजन की साइज बहुत स्मॉल रहती है, वेरी स्मॉल, ठीक है? अब इसकी साइज इतनी छोटी हो जाती है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सल्फर से तो कम रहती ही है, हम लोगों ने जैसे ऊपर देखा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से कम रहती ही है, बट वो सेलेनियम से भी कम रहती है, ठीक है? इसका मतलब ये है क्या कि सेलेनियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा है ऑक्सीजन से? नहीं, ऑक्सीजन जो है इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। एक्चुअल में क्या रहना चाहिए ट्रेंड,
और एक्चुअल में ट्रेंड ऐसा रहना चाहिए था कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सेलेनियम। ठीक है, एक्चुअल ट्रेंड कैसे रहना चाहिए था, ऑक्सीजन सल्फर सबसे ज्यादा, उसके बाद सल्फर और उसके बाद सेलेनियम। बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है, तो ऑक्सीजन की साइज बहुत छोटी होने की वजह से, ऑक्सीजन की साइज बहुत छोटी होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है और वो सल्फर के आगे निकल जाती है, मतलब सल्फर से भी कम होती है और उसके बाद वो सेलेनियम से भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है टेबल हम लोग ग्रुप 16 जब पढ़ेंगे तब देख ही लेंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप 16 का पार्ट है। तुम लोगों को ऐसे प्रयोग टेबल में बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, बट हाँ अगेन हम लोग कि जितना भी हो थोड़े बहुत ही एक्सेप्शंस कवर कर सकते हैं। ऐसे थोड़े बहुत जो चीजें छोटी मोटी वो हम लोग ब्लॉग्स देखते वक्त ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आई गेस तुम लोगों के नोट्स में, मतलब मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 45 है आई गेस ये। तो 45 का आंसर ये है, सल्फर फिर सेलेनियम और उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। तो ना विद दिस आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक इज फिनिश्ड। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग EA लिख रहे थे, वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिखेंगे EN। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एबिलिटी yeah, it is kind of, I have to check for group 17, I don't remember now, but it can be, it can be similar for the group 17, I have to check the exact values. Okay, so the electronegative, the ability to attract the shared pair of electrons is called as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो तुम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज पहले से ही है। ठीक है, मुझे बताओ बिटवीन H एंड Cl विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? Chlorine. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन विल कैरी अ डेल्टा माइनस चार्ज एंड हाइड्रोजन विल कैरी अ डेल्टा प्लस चार्ज। क्यों ऐसे होगा? बिकॉज क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। अब ये होता कैसे है, तो देखो यूजुअली ये हाइड्रोजन है और उसके बाजू में एक क्लोरीन का एटम मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, होता क्या है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड रहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास सिर्फ रहता है एक +1 चार्ज और क्लोरीन के पास रहता है +17 चार्ज। क्लोरीन के पास कितना है, तो +17 चार्ज है। तो मुझे बताओ क्लोरीन के पास अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ये शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन ऐसे मस्त में से बीच में ही रहेंगे या क्लोरीन को ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा अपनी तरफ? क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना क्लोरीन का एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अभी किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए और हाइड्रोजन से क्या हो गए, वो दूर चले गए। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर ऑब्वियस है इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा एंड क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। गेटिंग इट और नॉट? तो दैट्स इट। तो ये हम लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एबिलिटी है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? तो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन्हें अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अब हम लोगों को डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। ठीक है, क्यों देखना है? बिकॉज देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी हम लोगों ने क्या किया था, एक बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया था, उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही कर रहे थे और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्लियर रहने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज प्रेजेंट इन आइसोलेटेड gaseous एटम्स। ठीक है, हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि हम लोगों को सिंगल एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालने के लिए रहती है। ठीक है,
अब उसी बदले यहाँ पे मुझे बताओ मैंने सिंगल एटम यूज किया या सिंगल मॉलिक्यूल यूज किया है? Molecule. Single molecule. मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज present in an atom bonded by a covalent bond। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड आ गया मतलब मॉलिक्यूल अपने आप आने ही वाले, बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स में ही रहते हैं, एटम्स में प्रेजेंट नहीं रहते। ठीक है, तो ये हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन का। अब सेकंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, तो हम लोगों ने इनको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके कुछ न्यूमेरिकल डिजिट दे के रखा है। बट सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव मतलब क्या? With respect रिलेटिव to वैल्यू something. The comparison. रिस्पेक्ट टू समथिंग। परफेक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए क्या यूज किया था? फ्लोरीन। Fluorine. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहती है और इसकी वैल्यू कितनी रहती है? 4.0। परफेक्ट, करेक्ट है। तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, हेंस इट इज अ रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, एंड फाइनली थर्ड पॉइंट जो है वो आता है इनका यूनिट्स का। ठीक है, अब अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उसके यूनिट्स एग्जिस्ट करते ही है, एंड इसके यूनिट कौन से रहते हैं? तो एक रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हम तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर देखा नहीं होगा तो हम लोग बाद में देख लेंगे कभी किसी जमाने में। ठीक है, तो एक रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा रहता है किलो जूल पर मोल, एंड तीसरा रहता है किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब उसी बदले रिलेटिव वैल्यूज अगर है तो मुझे बताओ इसका क्या यूनिट रहता है? Unitless. परफेक्ट, तो याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं रहता। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख दो। ऊपर की डायग्राम तुम लोगों को निकालनी है क्या? वो वैसे वो निकाल के कुछ इससे पॉइंट नहीं है, बच्चों जैसा है, बट स्टिल सर ठीक है, समझ जाएंगे। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख लेना। ओके, चलो आगे बढ़े। अब जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लेंगे अभी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग हमेशा कौन सा देखते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं साइज। ठीक है, अब साइज के रिलेटिव में अगर मैं बोलूंगा तो देखो सबसे अंदर तो रहता है प्रोटॉन, उसके बाद फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। ठीक है, तो ये कोई एक एलिमेंट है और दूसरा एक इसके नीचे वाला एलिमेंट में ले रहा हूँ, जस्ट इसके नीचे। ठीक है, इसमें कितने शेल्स आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। एंड सिमिलरली
1 2 3 और 4। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि ये जो था वो फ्लोरीन था, ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है। ठीक है, अब मुझे बताओ जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएंगे इजीली या नहीं कर पाएंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कौन No, sir. इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा कूलम्बिक अट्रैक्शन। याद है फैराडेज लॉ? ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो जितना हम लोग R बढ़ाते जाएंगे उतना फोर्स क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन में बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुझे बताओ ability to attract the shared pair of electron with distance, it will increase or it will decrease? Decrease. It will decrease. So it is inversely proportional to size. ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकंड वन कौन सा हम लोग देखेंगे? ऑब्वियसली Z इफेक्टिव। ठीक है, अब Z इफेक्टिव के केस में अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल्स दे रहा हूँ लिथियम से, ठीक है, तो लिथियम में कितने प्रोटॉन्स रहते हैं? तो 3 + 3 प्रोटॉन्स एंड फिर 2 शेल। ठीक है, अब बेरिलियम पे आते हैं। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन और वापस 2 शेल्स। बोरॉन 5 प्रोटॉन्स, वापस 2 शेल्स। ऑक्सीजन सॉरी, कार्बन 6 प्रोटॉन्स, फिर से 2 शेल्स। एंड ठीक है, यू माइट बी गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ जैसे जैसे प्रोटॉनिक चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में रहेगा? लिथियम में रहना चाहिए या हमारे कार्बन में रहना चाहिए? Carbon. तो जैसे जैसे Z या फिर Z इफेक्टिव, देखो याद रखो यहाँ पे मैंने Z बढ़ाते हुए दिखाया है, बट इन शॉर्ट Z इफेक्टिव भी बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ते जाएगा, मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या कम होगी? Increases. इंक्रीजेस ना। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। जितना तुम लोग पॉजिटिव चार्ज ऐड करोगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाएगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम लोगों को देखना है चार्ज ऑन कटायन। ठीक है, कटायन के ऊपर चार्ज कितना मैटर करेगा? ठीक है, अब ये तुम लोग ही बता सकते हो मुझे। मुझे बताओ, अगर मैं एग्जांपल तुम लोगों को दे रहा हूँ Fe+2 और Fe+3 का, ये हमारा इनडायरेक्टली ऊपर वाले पॉइंट को ही जस्टिफाई करने वाला है। तो मुझे बताओ ज्यादा Z कहाँ पे है? ज्यादा Z इफेक्टिव कहाँ पे होगा? Fe+2 में या Fe+3 में? +3 में, बराबर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ that Z effective on Fe+3 is greater than Z effective on Fe+2। ठीक है, अगर Fe+3 के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज या फिर ज्यादा Z इफेक्टिव है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम लोगों को पूछी तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? Fe+3 Fe+3। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, why is this happening? मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो Mn+7, Mn+4, Mn+2 and Mn+6. Write down So please repeat Mn, once. Mn+7, Mn+2, Mn+4 and Mn+6. Write down the increasing order of electronegativity. Write down the increasing order of electronegativity. लिखो। करता हूँ मैं शिफ्ट। हाँ, तो अभी दिख रहा होगा। तो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? Mn सीक्वेंस उल्टा सुल्टा हो सकता है, ठीक है सर।
को होस्ट में भेजना है कि होस्ट में? होस्ट में ओके। ठीक है। अक्षय करेक्ट आंसर है। तो याद रखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक और कर लेना, Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3। ठीक है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और याद रखो मैंने तुम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर बताई थी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम वाला जो है वो सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, और फिर तुम लोग ऐसे ऊपर ऊपर जाओगे। ठीक है, तो ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उससे भी तुम लोगों के मार्क्स कट सकते हैं। ऑप्शन में तुम लोगों ने जो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताई है वैसे भी रह सकती है, और वो तुम लोगों को उस पॉइंट पे भी रॉन्ग दे सकते हैं। ठीक है, So बोलो। could you please explain this Fe2 plus and plus 3 का part? यू वांट द एक्सप्लेनेशन, Yeah, राइट? ओके, कुछ नहीं, देखो इन दोनों में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? Fe plus 3. Fe+3 के ऊपर है। अब Fe+3 के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने दोनों के बाहर ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। मुझे बताओ कौन इस इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा? Fe+2 और Fe+3, which one will attract this electron easily? Fe plus 3. +3 because it has more positive charge ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतने इजीली ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। गेटिंग इट? और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिर्फ +2 है, तो ये जरा कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है इजीली, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या जो चीज नहीं कर पा रही है वो? Yes, sir, got it. Fe दैट्स plus. इट, Yeah, okay. करेक्ट। तो हाँ, यहाँ पे मैं तुम लोगों को लिख के देना भूल गया ना, बट हाँ, तो याद रखना हायर द पॉजिटिव चार्ज, ऊपर लिख देना हायर द पॉजिटिव चार्ज हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये लिखना रहेगा, हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल पे जंप मार दिए। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो सॉल्व कर लेना। बोलो। सर जो पहला जो फैक्टर दिया है, हम्म, it can only be true if we are going down the group. Across the period वो factor would be wrong. कौन सा? ऑफ साइज? हाँ, हाँ, डाउन द ग्रुप नहीं, अक्रॉस द पीरियड इट इज करेक्ट, डाउन द ग्रुप इट इज रॉन्ग ना, सॉरी, अक्रॉस द इट इज वैलिड इन बोथ द केसेस। साइज कम होते जा रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्यों? अक्रॉस द पीरियड में इसमें क्या प्रॉब्लम है? बट अक्रॉस द पीरियड हम लोग यूजुअली साइज तो देखते नहीं है, जेड इफेक्टिव ही देखते हैं, बट वो अक्रॉस द पीरियड भी करेक्ट ही है। लेट मी एक्सप्लेन, देखते हैं। तो चलो पूरा पीरियड का ले लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, अब मुझे बताओ, पहले इस लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, जो आपका डाउट है उसको क्लियर करते हैं। तो मुझे बताओ इनमें साइज सबसे कम किसकी रहती है और साइज सबसे ज्यादा किसकी रहती है? साइज फ्लोरीन की सबसे कम। साइज फ्लोरीन की सबसे कम रहती है, करेक्ट। ठीक है, तो फ्लोरीन की साइज सबसे कम रहती है। एंड मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी रहती है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की रहती है। तो साइज जितनी कम उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्यों फॉलो नहीं हो रहा है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे मैंने ये साइन उल्टे लिखे हैं, क्यों मैं ऐसे करते रहता हूँ? तो इसको थोड़ा चेंज कर देना, मतलब तुम लोग करेक्ट लिख दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नीचे की तरफ साइज। ठीक है, तो फ्लोरीन की सबसे कम साइज है और इसीलिए वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। हो गया, तो दोनों केसेस में करेक्ट है वो, मतलब साइज वाला फैक्टर भी। ओके, तो चलो बताओ मुझे Na+Mg+2 एंड Al+3 विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा? Al+3 is the most electronegative. Al+3 is the most electronegative, correct, and Na+ is least electronegative। ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, यहाँ पे क्या करोगे?
Aluminium is the most. एल्यूमिनियम इज मोस्ट नेगेटिव, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर रहते हैं +13 चार्ज, मतलब +13 प्रोटॉन्स, इसके प्रोटॉन के नंबर में बता रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम के पास कितने प्रोटॉन रहते हैं? तो 12, एंड इसके पास रहता है +11। तो सबसे ज्यादा Z इफेक्टिव जो है वो एल्यूमिनियम के पास रहता है, हेंस इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताओ। Fluorine, chlorine, bromine, iodine, same. वही है, करेक्ट। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ब्रोमीन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। बट तो देखो याद रखना, इसमें तुम लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फ्लोरीन और क्लोरीन में? Fluorine. फ्लोरीन। Fluorine. बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाइज विच वन इज? Fluorine. क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, तुम लोगों को दो चीजें याद रखनी है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर तुम लोगों को पूछा तो तुम लोग किसका नाम लोगे? फ्लोरीन का। Fluorine. बट अगर तुम लोगों को मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट पूछा तो तुम लोग किसका नाम दोगे? Fluorine. फ्लोरीन। एंड जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, हायर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, हायर इज द मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया था हायर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, हायर इज द मेटालिक कैरेक्टर। वैसे ही हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हायर इज द नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन रहता है? तो क्लोरीन रहता है, याद रखना, ठीक है। तो चलो लिख लो ये। अगर मैं तुम लोगों को पूछूं, या मैंने लास्ट टाइम लिख के दिया था, याद नहीं है मुझे, एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बताओ। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट 4 मार्क्स देके चले जाते हैं। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सा है? दिमाग लगाओ, तुम लोगों ने ट्रेंड और सब कुछ पढ़ लिया है ना। मुझे बताओ कौन से ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहती है? Group 1. है? Group 1. वो सबसे कम रहती है। Noble gases. नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इन एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। तो नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा रहती है, मतलब हम लोगों को इतना तो पता चल गया कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, क्या हो गया ये, क्रिप्टॉन और जेनॉन, लिख रहा नहीं है वो, आई डोंट नो व्हाई। तो क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, इनमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रहने वाली है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। कम होती है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी रहनी चाहिए? Helium. हीलियम की रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग। देखते हैं। Nope, it is not working at all. Let me close it. Wow, it is not closing also. There is no keyboard. हाँ हो गया, चलो ठीक है। मैं सेव नहीं कर पाया तो थोड़ा पार्ट मिस हो गया होगा, तो तुम लोगों का लिख के हो गया था सब कुछ? Yes, sir. sir. So helium is the most, sorry, helium has highest ionization enthalpy, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर ऑन करता हूँ ये जस्ट। तो हम लोगों के एग्जांपल्स भी चले गए, बट आई गेस हम लोगों ने सारे एग्जांपल्स लिख लिए थे।
तुम लोगों ने सारे एग्जांपल्स लिख लिए थे ना? अब हम लोग फैक्टर्स के ऊपर थे और फैक्टर्स में हम लोगों ने साइज, जेड इफेक्टिव और चार्ज ऑन कटायन देख लिया। अब चार्ज ऑन कटायन देखने के बाद हम लोग चौथा पॉइंट कौन सा देखेंगे? चार्ज ऑन अनायन। ठीक है, अब मुझे बताओ, हायर द नेगेटिव चार्ज, हायर इज द जेड इफेक्टिव और लोअर इज द जेड इफेक्टिव? Lower. लोअर। लोअर। तो हाई नेगेटिव चार्ज मतलब लोअर इज द जेड इफेक्टिव। और मुझे बताओ, जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या कम होगी? कम। कम कम होगी। होगी। ठीक है, देखो बहुत सिंपल कॉमन सेंस है। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं दैट आई हैव n-2 और n-3 और इन तीनों के बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस है ये अट्रैक्ट तो करने ही नहीं वाले, उल्टा ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिपेल कौन करेगा? -3. -3 रिपेल करेगा। अब हम लोगों को एबिलिटी क्या देखनी है? हम लोगों को अट्रैक्ट करने वाली एबिलिटी देखनी है, बट यहाँ पे तो ये रिपेल कर रहा है और उसमें भी सबसे ज्यादा रिपेल करने वाला n-3 है, मतलब इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्राइड। ठीक है, तो नाइट्राइड इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? लीस्ट। ठीक है, याद रखो यहाँ पे तुम लोगों को रिपल्शन कौन ज्यादा करेगा वो देखना है, और जो ज्यादा रिपेल करेगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे सोचना है। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्ट करने की तो बात आती ही नहीं है, बट स्टिल तो लिख लो ये एग्जांपल एंड फिर कर लेना ये दोनों सॉल्व। ओके, मुझे आंसर करो, तुम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हो गया क्या पढ़ा के? नो। No, sir. नहीं हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग जो कंसेप्ट देखने वाले दैट इज रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग, बट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, मतलब तुम लोगों को ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं देना इसके ऊपर, जितना है उतना मैं बता दूंगा। तो देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज हाइब्रिडाइजेशन। तुम लोगों को 10th में हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो गया है क्या? मैंने रिसेंट की 10th की बुक से याद देखी नहीं है कभी। No, sir. नो सर। नो अच्छा, सर। ओके, तो ये तुम लोगों ने वर्ड सुना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे और ये बॉन्ड्स को डिफाइन करते हैं कि बॉन्ड कौन से नेचर का है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का मैं तुम लोगों को सिंपल वर्ड्स में मीनिंग बताता हूँ। हाइब्रिड, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? हाइब्रिड, तुम लोगों ने हाइब्रिड एनिमल सुने रहेंगे, कुत्ता बिल्ली दोनों को मिक्स कर दिया, नया जानवर पैदा हो गया। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन या फिर मिक्सिंग। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग करते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या करते हैं हम लोग? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स n नंबर के होते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिटल्स हम लोग मिक्स कर सकते हैं। अभी हम लोग को सिर्फ 3 टाइप के देखने हैं। एक है जिसमें हम लोग एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, मतलब इसे हम लोग बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। अब दूसरे में हम लोग एक s ऑर्बिटल मिक्स करेंगे और 2 p। s ऑर्बिटल एक ही रहता है, तुम लोगों को पता है, बट p टोटल कितने टाइप के रहते हैं? 3 टाइप के। तो फर्स्ट वाले में मैंने एक s एक p, दूसरे वाले में मैंने एक s 2 p, तो तीसरा क्या हो जाएगा? एक s 3 p, sp3। ठीक है, एक रहता है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा रहता है sp2 और तीसरा रहता है sp3। अब इन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती जाती है। इन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होते जाती है। अब तुम लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, sp रहता है ना, वो रहता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। किसके लिए रहता है? ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, sp2 किस में रहेगा फिर? डबल बॉन्ड। एंड sp3 किस में रहेगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तुम लोगों को ऑर्गेनिक में काम आने वाला है, देख लो एक बार। तो अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH2 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कंसेप्ट हम लोग कार्बन को अप्लाई करते हैं, बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलते। हम लोग किसको बोलेंगे? कार्बन। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये इथाइन है, एसिटाइलिन, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताओ, तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए तुम लोग क्या बोलोगे? क्या आ गया? तो दोनों कार्बन क्या बन जाएंगे?
ये पॉइंट क्लियर हुआ? अभी हम लोग हाइब्रिडेशन सीख तो नहीं पाएंगे, बट तुम लोगों को जस्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp, ठीक है? तो यहाँ पे ये Yes, दोनों sir. कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? डबल बॉन्ड होगा। Okay, यहाँ पे sp2 मैंने एक मिस्टेक की है, हाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए, हाँ डबल बॉन्ड के बदले में ट्रिपल बॉन्ड बनाया था। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों की हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2 बिकॉज दे आर डबल बॉन्डेड, ठीक है? एंड फाइनली यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इनकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? तो sp3, ठीक है? ये समझा तुम लोगों को? यस सर। ओके, तो अब मुझे इस क्वेश्चन के लिए आंसर देना। पूरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है, मैंने जस्ट बनाया इसका स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ तुम लोगों को अगर ये फर्स्ट कार्बन किसी ने पूछा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन आइटम, तो क्या बोलोगे? sp2, परफेक्ट। अगर ये सेकंड कार्बन के लिए पूछा तो sp2, ओके। थर्ड कार्बन, नो हाइब्रिडाइजेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या है यहाँ पे? हाँ सिंगल बॉन्डेड है ना, नो हाइब्रिडेशन कैसे? अरे सिंगल देख, आजू बाजू में क्या है इसके? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, याद रखना। ओके, अब यहाँ पे इस कार्बन का So sp because triple bond है। परफेक्ट। एंड इस नीचे वाले का ये कौन है sp4 बोलने वाला? मैंने sp4 नाम की चीज रहती ही नहीं है, p ऑर्बिटल्स जो है वो तीन ही रहते हैं, पढ़ा है ना? 1 2 3, एक px रहता है, एक py रहता है और pz रहता है, तो चौथा p ऑर्बिटल कहाँ से लाओगे? ओके, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, वापस ये भी दूसरा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? sp और ये लास्ट वाला sp3। परफेक्ट, ठीक है? तो ऐसा कुछ रहता है। अब इसका रीजन एंड ऑल वो सब हम लोग नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में ही पढ़ लेंगे, ठीक है? जब सर पढ़ाएंगे तो कोई और पढ़ाने वाला रहेगा, तो मतलब कोई और पढ़ा रहा होगा तभी, तो उनको पूछ लेना कि इसका रीजन क्या है। अभी मैं तुम लोगों को इतना रीजन नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि तुम लोगों को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, बट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रहता है वो रहता है sp। कौन रहता है? sp। एंड सबसे कम कौन रहने वाला है? sp3। समझ लो का, ठीक है? रीजन में अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल ओके। तो अगर मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, इनको मैं नंबर्स दे रहा हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? एंड तुम लोगों को पूछा बिटवीन C6 C4 and C1 what is the electronegativity order? What is the electronegativity order? सबसे ज्यादा कौन होगा? C4 ओके, सबसे ज्यादा होगा C4, उसके बाद 1 C1 और उसके बाद ओके, ठीक है? तो ये भी तुम लोगों को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस्ड ऑन, ठीक है? तो ये हो गया थोड़ा ऑर्गेनिक का पार्ट, ठीक है? सर बोलो। सर ये जो C4 है उसको हम sp3 क्यों नहीं दे सकते? उधर सिंगल बॉन्ड भी है ना, हाँ एक्चुअली कैसा है, अगेन हम लोग ये सारी चीजें तो हाइब्रिडाइजेशन में ही पढ़ेंगे, बट अगर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ये याद रखना, अगर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो वो sp ही है, sp3 नहीं होता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जब मैंने एग्जाम्पल लिखा था तो ये जो CH लिखा था वो हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है ना, तो यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp। वैसे रीजन एंड ऑल मैकेनिज्म वो सारी चीजें हम लोग नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में देख लेंगे, बट सिंगल बॉन्ड मैटर नहीं करता ऐसे टाइम पे, ट्रिपल बॉन्ड है तो बस खत्म, sp वैसे। ओके, तो ये लिख लो। अब इसके ऊपर है ना, मुझे ईयर याद नहीं है, बट एकदम सिंपल और अच्छा क्वेश्चन आया था परसेंटेज s कैरेक्टर का, ठीक है? कि sp sp2 और sp3 में नीट में क्वेश्चन पूछा था which one has highest percentage character or something like that, ठीक है? तो इनमें अगर परसेंटेज कैरेक्टर तुम लोगों को निकालना है तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी वी हैव डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? तुम लोगों को परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब फर्स्ट वाले में एक एस ऑर्बिटल है, दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो एस का परसेंटेज कितना होगा? 50%। देखो ये अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोगों के पास 2 रुपए थे, तुम लोगों ने मुझे दे दिया 1 रुपया,
ठीक है। तो तुम लोगों की कितनी जायदाद तुम लोगों ने मुझे ट्रांसफर की, कितना % ट्रांसफर किया? 50% ट्रांसफर, बराबर। तो हम लोगों के पास वैसे ही एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, तो उसमें एक s ऑर्बिटल है ना, 2 रुपए में से तुम लोग 1 रुपया दे रहे हो, वैसे ही 2 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल का अपने को निकालना है, तो कितना % हो गया ये? तो 50%, ठीक है। तो इसका अगर कैलकुलेशन किसी ने तुम लोगों को पूछा तो कैसे करोगे? एक s ऑर्बिटल है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अपने पास 2 थे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका आंसर हो गया 50%। अब यहाँ पे कितने s ऑर्बिटल्स है? 1, एक। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पे? 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 33%. 100, परफेक्ट। तो यहाँ पे होगा 33.33%, ठीक है। एंड फाइनली कहाँ पे कैसे करोगे? एक s ऑर्बिटल, परफेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 25%, करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए परसेंटेज s कैरेक्टर। एंड अभी यहाँ तक कवर कर दिया है तो इतना भी एक लिख दो, हायर द percentage s character, higher is the electronegativity, ठीक है। चलो कंप्लीट करो ये। एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है। वेट अ मिनट। ओके, मुझे बताओ तुम लोगों का इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है ना, मतलब 4 बजे के बाद? नो सर। No, sir. सर Most आप ही का probably लेक्चर है आज 4:30 को। 4:30. अच्छा, ओके, हाँ करेक्ट, ओके। मैं पूरा एग्जिट हो गया और वाह। हाँ, तो ठीक है। आज का तुम लोग मेरा लेक्चर नहीं बैठोगे ना, मतलब अभी तुम लोग बैच 2 वाले हो ना, तुम लोग आज का लेक्चर नहीं बैठोगे तो भी चलेगा, बिकॉज आज मैं न्यूमोनिक्स ही पढ़ाने वाला हूँ। मतलब हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था ना, वही सारी चीजें मैं इनको आज कवर कराने वाला हूँ। तो न्यूमोनिक्स से तुम लोगों को अभी बाय हार्ट है ही, वो नहीं अटेंड करोगे तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, नेक्स्ट टाइम से अटेंड कर देना। ओके सर। सो इसका स्क्रीनशॉट लेके हो गया तुम लोगों का? स्क्रीनशॉट लो सिर्फ इसका एक, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। ओके, तो तुम लोगों को कुछ वैल्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है ना, वो याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो वैल्यूज मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो एक तो हम लोगों को याद रहना चाहिए इन जनरल, सबसे फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, ओके, हाँ, सबसे फर्स्ट एलिमेंट विच इज हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे से नीचे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फिर फ्लोरीन की पूरी फैमिली, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन के नीचे वाला एक सल्फर, एंड नाइट्रोजन के नीचे वाला एक फॉस्फोरस, ठीक है। अब फ्लोरीन की वैल्यू तुम लोगों को पहले से पता ही है, फ्लोरीन की वैल्यू कितनी है? 4. ओके, तो इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन की कितनी आ जाए? 3.5. एंड इसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन 3. एंड ये वाला हो जाता है 2.5, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है? 2.1. तो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों के दोनों रहते हैं सेम, दोनों के दोनों क्या रहते हैं? सेम। सिमिलरली कार्बन और सल्फर दोनों के दोनों रहते हैं सेम। नाइट्रोजन, क्लोरीन अगेन दे आर सेम। ब्रोमीन इज 2.5
एंड एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ तो मिस्टेक की, इट इज 2 पॉइंट नॉट 2.5, ये नोट्स में मेरी मिस्टेक है, इट इज 2.8। 3.5. Sulfur ना is ना 3.5. 2.8 व्हाट सल्फर? नहीं Sulfur is सल्फर इतना 3.5. सल्फर इतना ज्यादा कैसे होगा? क्लोरीन से तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहनी चाहिए ना, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, या फिर ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? साइज बड़ी हो गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. तो हाँ, ब्रोमीन में मेरे नोट्स में कुछ तो मिस्टेक थी, इट इज 2.8 एंड आयोडीन इज 2.5। ये मतलब कार्बन, सल्फर और आयोडीन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? तो फ्लोरीन, उसके बाद कौन आता है? ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के बाद हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्लोरीन। क्या लिखना पड़ेगा? क्लोरीन। कोई मुझे एक आंसर का मतलब इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्या कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बट फिर भी मैंने नाइट्रोजन की ज्यादा बताई है, ऐसा क्यों? सर बिकॉज वो दो ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स दोनों अलग अलग ग्रुप्स में, और इसकी साइज जो है वो बहुत कम रहती है, ठीक है। तो एक्चुअल में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है, बट अभी के लिए मैंने तुम लोगों को ये बता के रखा है, ये तुम लोगों को काम आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होता है? तो सिर्फ नाइट्रोजन में फॉर्म होता है, क्लोरीन में फॉर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्लोरीन की साइज बहुत बड़ी रहती है, ठीक है। अब क्लोरीन के बाद कहाँ पे थे हम लोग? क्लोरीन के बाद कौन आएगा? तो कार्बन और सल्फर, नहीं कुछ तो रह गया, एक मिनट। आयोडीन कहाँ पे रह गया? हाँ, क्लोरीन, फिर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, है ना। ओके, तो उसके बाद आएगा कार्बन, सल्फर और आयोडीन, करेक्ट। ब्रोमीन। अब ब्रोमीन, हाँ वही सोचो, तो बीच में आएगा ब्रोमीन। अब बाकी कौन बच गए? आयोडीन, सल्फर और कार्बन। ओके, उसके बाद आएगा हाइड्रोजन और फॉस्फोरस, तो हाइड्रोजन एंड उसके बाद आता है फॉस्फोरस, ठीक है। तो दिस इज द चार्ट विच यू नीड टू रिमेम्बर, बट मैं ये इनकी वैल्यूज कोरिलेट करके याद रखने में ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बट स्टिल। हाँ बोलो सर, हमने आयोडीन, सल्फर, क्लोरीन पे इक्वल टू साइन क्यों नहीं डाला? व्हाई नॉट ग्रेटर देन? क्योंकि इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है ना। तो देन हमने नाइट्रोजन और क्लोरीन को अब नाइट्रोजन मैंने बोला ना, ये मतलब ये एक्चुअल में दोनों सेम ही है, बट ये ऐसे लिख के देने का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तुम लोगों को ये हाइड्रोजन बॉन्ड में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विथ नाइट्रोजन एंड नॉट विथ क्लोरीन ऑल्दो दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ऐसे तुम लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो वो याद रहने के लिए मैंने तुम लोगों को ऐसे लिख के दिया है कि नाइट्रोजन की वैल्यू ज्यादा नहीं है एक्चुअल में, दोनों की सेम ही है, बट फिर भी हम लोग नाइट्रोजन को अभी यहाँ पे ज्यादा लिखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं, तो वो क्वेश्चन के लिए कोरिलेट करने के लिए। So they would form a covalent bond, right? कौन कौन? अरे एक काम करो, कंफ्यूज मत हो, दोनों की वैल्यू सेम ही है, बट नीचे फिर एक क्वेश्चन लिख देना, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, बट एक नीचे एक क्वेश्चन लिख देना दैट why chlorine do not form हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है ना? नो सर। Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो Yes, sir. सिर्फ एक क्वेश्चन लिख के रखो फिर, No, sir. एंड although they have same electronegativity, okay, do not form hydrogen bond but nitrogen forms hydrogen bond although they have same electronegativity, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन अभी के लिए ऐसे लिख दो सिर्फ, तो स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। अब अगर तुम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड अभी तक नहीं पता है तो हम लोग कवर नहीं कर, मतलब इसको मैं बता नहीं पाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट सिर्फ लिख के रखो, काम आएगा ये। ओके, तो अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे आते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के
एप्लीकेशंस क्या है? तो एप्लीकेशन में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इज टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, अब तुम लोगों ने ये तो सुना ही है कि दो टाइप के बॉन्ड रहते हैं, एक रहता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा रहता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, Covalent bond. तो नो कोवेलेंट बॉन्ड, ये स्टेटमेंट तुम लोगों ने शायद से अभी तक नहीं सुना होगा। नो कोवेलेंट बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट and no ionic bond is 100% ionic। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई एक बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉन्ड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है वो पहले मुझे याद दिलाओ, कौन सा बॉन्ड रहता है? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड, बराबर। तो यहाँ पे Yes, ये sir. बॉन्ड जो है वो रहता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बट ये सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट रहेगा क्या? तो नहीं रहने का रीजन क्या है? तो सी, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, करेक्ट और रॉन्ग? Yes, Yes, sir. sir. तो फ्लोरीन थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा और उसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा माइनस, और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा डेल्टा प्लस। अब अगर अपोजिट चार्ज आ रहे हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है मतलब कौन सा बॉन्ड बन रहा है? वो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो थोड़ा परसेंटेज कोवेलेंट बॉन्ड का रहता है और थोड़ा परसेंटेज आयनिक बॉन्ड का रहता है। याद रखना, नो कोवेलेंट बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट, मतलब हर एक कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा 1%, 0.1% क्यों ना हो, बट उतना तो आयनिक बॉन्ड रहता ही है, मतलब आयनिक कैरेक्टर उसमें रहने ही वाला है। एंड सिमिलरली कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं रहता, उसमें थोड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। समझ में आया? अब मैंने तुम लोग को बीच में बोला होगा कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूला सिर्फ देखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है, बट इस एक फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो इसके लिए फॉर्मूला ये है 16 इंटू डेल्टा शाई प्लस 3 पॉइंट, हाँ यहाँ पे एक फैक्टोरियल ऐड है, सॉरी इसे क्या बोलते हैं मैं भूल गया, Mod. मॉड्यूलस। थैंक यू, मॉड्यूलस, एंड प्लस 3.5 इंटू डेल्टा शाई का स्क्वायर, डेल्टा शाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स नहीं है, इट इज द ग्रीक अल्फाबेट विच इज चाय और शाई। ठीक है, तो ग्रीक अल्फाबेट है ये। एंड व्हाट इज शाई? डेल्टा शाई इज शाई ए माइनस शाई बी। ठीक है, एंड अब शाई ए और शाई बी क्या रहता है वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो अगर समझो तुम लोगों के पास कोई एक कंपाउंड है ए बी, जैसे ऊपर मैंने HF लिया था, ठीक है, तो शाई ए इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड शाई बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, तो इस एक ही फॉर्मूला के ऊपर हम लोगों को ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या आया, क्यों आया, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल रहते हैं, उसमें ज्यादा कुछ ऐसे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक फिर लिख के हो गया ये यहाँ तक? मैं तुम लोगों को क्वेश्चन लिख के देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करना। फाइंड परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन HF बॉन्ड। ठीक है, HF में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर तुम लोगों को निकालना है। अब तुम लोगों को पहले से गिवन रहेगा शाई H कितना रहता है? 2.1 एंड शाई F कितना रहता है? तो 4.0। ठीक है, तो ये पहले से तुम लोगों को गिवन में दिया होगा। ओके, तो सॉल्व इट।
जरा लिखने की स्पीड बढ़ाओ। ओके मैंने वैल्यूज पुट कर दिए और आंसर अक्षय ने भेजा है 43.03, ठीक है, परसेंट। ओके तो दिस इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन एचएस। ओके तो याद रखना, अब ये जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो आया है, इट इज लेस देन 50%। अगर लेस देन 50% है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर अगर तुम लोगों को पूछा तो वो कितना हो जाएगा, 56.97% के अराउंड। ठीक है तो अगर जो कैरेक्टर 50% के ज्यादा रहेगा वो बॉन्ड हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है तो एचएफ में कोवेलेंट कैरेक्टर 56 पॉइंट है, मतलब 50 के ऊपर है, देयरफॉर एचएफ फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग इसमें कोवैलेंट बॉन्ड ही कंसिडर करते हैं। समझ लो का? हो सर Yes, समझ sir. लो। समझ लो। ओके ओके धन्यवाद। चलो तो लिख के हो गया होगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसी का लिखना बाकी होगा तो जरा हैंड रेज करना। ओके तो चलो तो लिख के हो गया सबका, अब आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन है, हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो सेकंड एप्लीकेशन, नोट्स अच्छे से बनाना अपने, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब मुझे बताओ HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके तो वो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बट इसका पूरा एक्चुअल नाम रहता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या रहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। अरे यार ये वापस हैंग हो गया, वेट लेट मी चेक नाउ। ओके इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। नहीं हो गया, वी आर बैक ऑनलाइन। बट वापस मैं एक बार इसको सेव करके रिस्टार्ट करता हूँ, नहीं तो ये थोड़ी देर में हैंग होगा ही।
नॉमेनक्लेचर, इसे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर समझो, ये तुम लोगों ने कभी ऐसे टाइप का कंपाउंड देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट अगर तुम लोगों को बोला Cl, नहीं ये Cl नहीं, हाँ ठीक है, ClF3, ठीक है, ClF3, तो इसमें तुम लोग क्या नाम दोगे? ओके, इसका नाम तुम लोगों को नहीं पता, बराबर। तो ऐसे टाइम पे क्लोरीन, करेक्ट नाम है, करेक्ट नाम है। तो क्लोरीन, इसका नाम आता है क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है। अब लाइकवाइज अगर मैं OF2 बताऊं तो तुम लोग क्या बोलोगे? ऑक्सीजन डाइफ्लोर। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, परफेक्ट। अब याद रखो, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड जो एटम रहता है, सेकंड जो एटम रहता है उसकी एंडिंग IDE से करनी है। इसका मतलब ये है कि सेकंड एटम का सेकंड एटम की एंडिंग IDEC होती है, नहीं। ये जो रूल है उसका मीनिंग क्या है? तो एलिमेंट हैविंग higher electronegativity ends with IDE, ठीक है। तो तुम लोगों को हमेशा क्या ढूंढना रहता है कि विच एलिमेंट हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसका नाम हमेशा IDE से चेंज करते हैं, मतलब लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम लोगों को कोई भी कंपाउंड दे सकते हैं, IF7, ठीक है, तो इसका नाम तुम लोग क्या लिखोगे? आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। अब ये हेप्टा एंड ऑल तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है ना, कब हेप्टा आता है, क्या कब आता है। यस। ओके, तो और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, BRF5, 3 नहीं, BRF5, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड, ठीक है। ये सारे कंपाउंड्स तुम लोगों को नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। सेम चैप्टर है, अलग अलग नाम है फिर। ओके, तो लिख लो ये एग्जांपल्स जल्दी जल्दी। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, किसमें ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है और किसमें कम बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो इसके बारे में कोई अपने विचार देना चाहेगा? सोच विचार। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में तुम लोगों को इतना ही याद रखना है, हाँ। नो सर, कई इसमें डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। परफेक्ट, करेक्ट है। तो अच्छा, ओके, तो तुम लोगों ने 2 आइटम्स के लिए अलग अलग किया है क्या? ठीक हो, चलो। तो हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखते हैं, हायर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा, ये केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों को हुआ था। हायर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो याद रखो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अगर होगा तो इसका मतलब क्या है? उसकी साइज बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी? ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अगर एलिमेंट होगा तो उसका मतलब क्या? उसकी साइज एकदम बड़ी होगी या उसकी साइज एकदम छोटी होगी? छोटी होगी, बराबर। तो याद रखना, HF, HCl, HBr और HI थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना? हाँ। तो देखो होगा क्या, क्लोरीन एकदम छोटू सा एलिमेंट, ठीक है, तो उसका बॉन्ड भी एकदम छोटू सा। क्लोरीन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्लोरीन का बॉन्ड भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आयोडीन और बड़ा तो आयोडीन के साथ, सॉरी, ब्रोमीन और बड़ा तो ब्रोमीन के साथ वाला बॉन्ड भी और बड़ा। आयोडीन एकदम बड़ा हो जाएगा तो आयोडीन के साथ वाला बॉन्ड भी एकदम बड़ा हो जाएगा। मैं तुम लोगों को एक सिनेरियो दे रहा हूँ, तुम लोगों को मैंने एक मस्त बड़ी सी पेंसिल ब्रेक करने के लिए बोली और एकदम छोटी सी पेंसिल जो रहती है ना, एकदम एंडिंग में छील छील के बच जाती है, तो वो छोटी सी पेंसिल ब्रेक करने बोली। कौन सी पेंसिल इजीली ब्रेक कर पाओगे? बड़ी बड़ी वाली। बड़ी पेंसिल इजीली ब्रेक कर पाओगे।
तो बड़ी पेंसिल इजीली ब्रेक क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम है। वैसे ही बड़ा बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम रहती है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम रहती है। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम साइज और उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मैंने यहाँ पे भी वही लिख के दिया है, हायर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा गैप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझा? ओके, तो NH3, CH3, ASH3 एंड SbH3, बताओ ये नाइट्रोजन फॉर्म फैमिली है, ठीक है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब यहाँ तक मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें रहेगी? NH3 में या SbH3 में? NH3। NH3 याद रखना, नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है? एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो दिस इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेगी NH3 की और सबसे कम हो जाएगी SbH3 की, ठीक है? देख लो ये। अब इसका फोर्थ एप्लीकेशन इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस ऐड किए। याद रखो, पीरियोडिक टेबल बहुत छोटा टॉपिक है एक्चुअली, ठीक है? बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि पीरियोडिक टेबल बहुत इजी है, बट अगर तुम लोग सारे एक्सेप्शंस कंसिडर करने गए तो पीरियोडिक टेबल बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ना। ओके, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मुझे बताओ, मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। परफेक्ट, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर। समझ में आया? एंड Yes. सिमिलरली दूसरा क्या? तो नॉन मेटल, तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है? तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ऐसे हम लोग दो कंसिडरेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक लिख लो। एंड लास्ट में हम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी देखने वाले हैं, ठीक है? तो मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है? बट किसकी एसिडिटी और बेसिसिटी? तो ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है? तो चलो देखते हैं अब ऑक्साइड्स के केस में, ठीक है? ऑक्साइड्स के केस में ऑक्साइड्स नहीं बोल रहा हूँ, ऑक्साइड्स क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? हम लोगों ने ये पहले भी कर लिया है गेस, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? Yes, Yes, sir. last class किया। कर लिया ना ऑक्साइड्स की, हम लोगों ने एसिडिटी और बेसिसिटी कर ली थी। ओके, तो मुझे बताओ, हम लोग कुछ अलग करते तो फिर चलो ऑक्साइड्स, ठीक है? हम लोग ऑक्साइड्स देखने वाले हैं, ठीक है? तो ऑक्साइड्स जो रहते हैं वो टोटल रहते हैं 3 टाइप के। एक्चुअल में इसके अलग अलग बहुत सारे टाइप है, 4 टाइप ले लेते हैं अभी। आज हम लोग कवर करते हैं 4, बट इसके 8 से 9 टाइप है, ठीक है? तो आज 4 टाइप कवर कर लेते हैं। एक रहते हैं एसिडिक, होता है
एक रहते हैं एसिडिक, ठीक है, दूसरे रहते हैं बेसिक, तीसरे आफ्टर एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। परफेक्ट। अच्छा ये कर लिया तुम लोगों ने? नो सर। नहीं सर ओके, तो न्यूट्रल, तो एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल, ठीक है। हम लोगों को इन सारे ऑक्साइड्स की एसिडिटी और बेसिसिटी देखनी है। तो सेव करते हैं पहले। हो गया, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने आ गए, डोंट वरी। एग्जाम्पल सॉल्व कर देना, मैं तुम लोगों को आज सारी मतलब असाइनमेंट डाल दूंगा। वो सारे असाइनमेंट पे जो कुछ डाउट्स रहेंगे हम लोग एक लेक्चर कर रखेंगे और वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, जो कुछ डाउट्स रहेंगे वो ग्रुप पे डाला करो, जिसको आंसर आ रहा है वो स्टूडेंट ही आंसर पहले करेगा। अगर किसी का भी आंसर नहीं आया तो उसका आंसर मैं सेंड कर दूंगा। सो हम लोग देख रहे हैं एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, बराबर। तो तुम लोगों को सिर्फ एक ही कंसेप्ट सिंपल याद रखना है। एक्चुअली तुम लोगों का रेडॉक्स अभी तक पढ़ा के हुआ नहीं है, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है सर। हुआ हुआ है है? सर। नहीं ओके, हुआ है सर। अच्छा अच्छा, ओके, जिसका हुआ है अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है तुम लोगों को 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं सिर्फ, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। रेडॉक्स के कंसेप्ट वाइज में नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। तो मेटल ऑक्साइड्स, ये मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम बताया था। मेटल ऑक्साइड्स क्या रहते हैं? बेसिक। बेसिक इन नेचर रहते हैं, परफेक्ट, ठीक है। तो हायर द मेटालिक कैरेक्टर, हायर द metallic character, higher is the बेसिसिटी। perfect, higher is the basicity, ठीक है। एंड लाइकवाइज सेकेंड नंबर पे आता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। अब इनके केस में नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो रहते हैं वो रहते हैं एसिडिक। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हायर द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, हायर इज द एसिडिटी, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के केस में एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों का ये फर्स्ट पॉइंट है। हाँ, और हायर द मेटालिक कैरेक्टर में आगे ब्रैकेट में लिख देना मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो हायर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस किए थे वही सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं कराऊंगा, डोंट वरी, कुछ अलग लेंगे। आई गेस लास्ट टाइम हम लोगों ने मेटल्स के बारे में ही ज्यादा पढ़ा था ना, तो आज नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे। तो अब जो थर्ड पॉइंट तुम लोगों को याद रखना है, एक्चुअली ये ऊपर दोनों वाले मुझे एक ही पॉइंट बताना था, बट ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट आ गया। तो थर्ड पॉइंट जो तुम लोगों को याद रखना है वो रखना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। एक्चुअल में ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स नहीं रहता, हम लोग चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, बट अभी तक हम लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम लोगों को नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में लिख रहा हूँ। बट ये बहुत नॉन साइंटिफिक वे हो गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बोलना, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं ऐसे टाइम पे, ठीक है। तो जब तुम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे तब तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ जाएगी। अभी के लिए हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के टर्म्स में, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब क्या लिखूंगा मैं? हायर द
number of oxygen atoms, higher is the acidity. अगर मुझे बताओ किसी चीज की एसिडिटी बढ़ गई तो मतलब उस चीज की बेसिसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो लोअर इज द बेसिसिटी। ठीक है, तो तुम लोगों को एसिडिटी के टर्म्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, बेसिसिटी के टर्म्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी आ जाए तुम लोगों को आंसर देने आना चाहिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 3 कंसेप्ट तुम लोगों को पता है तो बाकी कुछ टेंशन नहीं है, बाकी सारी चीजें तुम लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो Cl2O, Cl plus 1 plus 3 ना, तो Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7 करो। तो पहले मुझे बताओ ये सारी चीजें जो है वो एसिडिक रहेंगी या बेसिक रहेंगी? मतलब ये Acidic. 4 कंपाउंड एसिडिक रहेंगे। Acidic. परफेक्ट। तो तुम लोगों को इसमें एसिडिटी ऑर्डर पूछेंगे एंड एसिडिटी ऑर्डर तुम लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है सिर्फ, इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से लिख लो पहले एंड फिर हम लोग क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। तो ये सारे अभी ऑक्साइड्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, करेक्ट, Cl2O7 इज मोस्ट एसिडिक। ठीक है, इनके हम लोग बाद में एसिड्स भी देखेंगे, पी ब्लॉक में हम लोग एसिड्स देखेंगे इनके कि ये कौन से टाइप के एसिड्स बनाते हैं। तुम लोगों ने इनके नाम सुने रहेंगे, पर क्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। तो यही ऑक्साइड्स बाद में जाके ये एसिड्स बनाते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़े। अगर तुम लोगों को मैंने दिया NO2, तो NO2 में N2O3 से स्टार्ट करते हैं। N2O3, N2O4 एंड N2O5। ठीक है, MnO, MnO2, MnO3, Mn2O7। ठीक है, एसिडिक नेचर सबका तुम लोगों को बताना है। Cr2O3, CrO3, SO2, SO3, P4O10, O10 पहले मत लिखो, P4O6, P4O10। ठीक है, तो अगेन ये सारे जो है वो तुम लोगों के पी और डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स है। इनके बारे में हम लोग इनके एसिडिटी एंड ऑल वो उन चैप्टर्स में भी हम लोग कंसिडर करेंगे। ऑलमोस्ट खत्म होने आ गए, ऑलमोस्ट। तो होगा कैसे? आई गेस सारों का सीक्वेंस ऐसे ही आएगा। किधर भी अगर डाउट होगा तो मुझे पूछ लो जरा। देखो, ओ यस ओके, तो सबका यही सीक्वेंस है और इनका एसिडिक नेचर तुम लोगों को अगर देखना है तो देखो, एक रिएक्शन तुम लोगों को दिखाता हूँ मस्त वाली। तो नहीं, ये ऐसे मोस्ट एसिड, अच्छा ओके, ये अलग क्वेश्चन का आंसर था क्या?
करेक्ट है सिद्धि, से Sir, करेक्ट है। बोलो। sir, could you explain the chromium oxygen one? अच्छा, क्रोमियम वाला। ओके, तो सी ओवर हियर दो क्रोमियम्स आर शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर दो क्रोमियम 3 ऑक्सीजन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 ऑक्सीजन को शेयर कर रहे हैं, तो एक क्रोमियम कितने ऑक्सीजन को शेयर करेगा? 3/2. 3/2 मतलब 1.5। और Yeah, यहाँ पे एक ही क्रोमियम कितने ऑक्सीजन को कनेक्टेड है? 3. 3। Okay, yeah, got it. हाँ, बट ये मैंने कंपाउंड गलत बनाया है, मुझे कंपाउंड मतलब मैंने फॉर्मूलाज गलत दिए बेटा, ये इसमें चेंजेस कर दो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत दे दिया है। नहीं, करेक्ट है, ये +3 है और ये +6 है, करेक्ट है, सॉरी फॉर्मूला करेक्ट है। हाँ, तो ओके, सेम यहाँ पे भी मैंगनीज, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे 2 मैंगनीज 7 ऑक्सीजन के साथ है, तो एक मैंगनीज 3.5 ऑक्सीजन के साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये तुम लोगों को याद रखना है। ओके, तो चलो मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल बता रहा था, तो समझ लो मैंने लिया N2O5, ठीक है, और उसको वाटर में ऐड कर दिया, ठीक है, तो मुझे 2HNO3 मिलेंगे। रिएक्शन बैलेंस कर रही है मैंने पहले से, कैसे हो रहा है वो देखते हैं। इस तरफ 2 हाइड्रोजन थे, इस तरफ भी 2 हाइड्रोजन आ गए, समझ में आ रहा है। इस तरफ 2 नाइट्रोजन थे, इस तरफ भी 2 नाइट्रोजन आ गए, दिख रहा है। इस तरफ टोटल 5 और 1 6 ऑक्सीजन थे, इस तरफ भी 6 ऑक्सीजन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो मुझे बताओ इसको तुम लोग क्या बोलते हो? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इनका जब हम लोग करते हैं हाइड्रेशन, मतलब इनमें हम लोग जब वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रोलाइसिस इनका जब होता है, तब हम लोगों को एसिड्स मिलते हैं, तो ये एसिडिक ऑक्साइड हो गए। सिमिलरली तुम लोगों को और एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ। अगर मैं समझ लो ले रहा हूँ एग्जाम्पल SO3 का, ठीक है, तो SO3 में जब मैं वाटर ऐड करूंगा मुझे क्या मिलना चाहिए? देखते तुम लोग डायरेक्ट बता पाते हो क्या? कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या मिलेगा? H2SO4. परफेक्ट, H2SO4, ठीक है। तो होमवर्क के लिए सबसे डिफिकल्ट वाला T4O10 प्लस H2, इसको बैलेंस करते बैठना। इसको बैलेंस करने के लिए जिसका रिडॉक्स रिएक्शन हो गया है, मैं तुम लोगों के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ है वो अपने दिमाग का यूज करना विदाउट एनी नॉलेज, ठीक है। तो बैलेंसिंग के वक्त यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोगों को मिलेगी +5, तो जो एसिड रहेगा उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहनी चाहिए +5, ठीक है। ये हिंट है, तुम लोग सोचना, एसिड जो बनेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहेगी +5, ठीक है। तो ये हिंट को तुम लोग फॉलो करना और देख लेना। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक जो मुझे स्किप नहीं करना है, मतलब मैं सोच रहा था इसको स्किप कर दूंगा अगर टाइम कम गिरा तो, बट नहीं है, तो टाइम है अपने पास और 10 मिनट है, थोड़ा एक्सटेंड भी कर लेंगे चाहिए तो एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हम लोगों के पास 2 मेथड थे। सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था, एक तो बताया था पॉलिंग, परफेक्ट, तो पॉलिंग करके एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, और दूसरा, ठीक है, दूसरे में हम लोगों ने बताया थे म्यूरिकन ने, परफेक्ट, ठीक है। तो ये 2 हम लोगों के पास स्केल थे, ठीक है। तो पहले मैं म्यूरिकन स्केल डिस्कस करूंगा, जरा इजी है वो, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे म्यूरिकन स्केल पे। ओके, तो म्यूरिकन ने क्या बोला, आयनाइजेशन एंथैल्पी फाइंड आउट करो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काउंट करो, ठीक है, और दोनों का एवरेज ले लो। इसका आंसर तुम लोगों को क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ लो। सर किसी एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों की डिवीजन करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल गया। इसका कोरिलेशन या फिर इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या? नहीं। हाँ, कैलकुलेशन मस्ट बी कैलकुलेटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग एक एटम के लिए निकालने वाले हैं ना, तो मैंने तुम लोगों को ऊपर इनका यूनिट बताया था, ईजी का, और मतलब सेम यूनिट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए भी होता है। तो ईजी का एक यूनिट बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम,
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम लोग एक एटम के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट कौन सा यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज होने देगा, और सिमिलरली अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रॉन गेन वो इजीली करेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है दे डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दे डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेंस उसने क्या सोचा कि इन दोनों का एवरेज ले लेंगे और उस वैल्यू को हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्केल एंड सेकंड स्केल इज पॉलिंग स्केल। सेकंड स्केल इज पॉलिंग स्केल। ठीक है, अगेन पॉलिंग स्केल यूजुअली हम लोग क्या सिंपली एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं, फ्लोरीन जो है उसकी वैल्यू उसने कंसिडर की 4 एंड उसके रिलेटिव वैल्यूज उसने ली, उसके लिए रिलेटिव वैल्यूज उसने फाइंड आउट की। ठीक है, तो इसके लिए अगेन इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोगों को क्या करना रहता है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना रहता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, तो शाई ए, अब शाई और शाई बी की वैल्यू तुम लोगों को पता है क्या रहती है, माइनस शाई बी इज 0.208, the whole thing multiplied by under root of energy of AB bond minus under root of energy of AA bond plus energy of BB bond। ठीक है, ये भी तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है। तो एक्स और एक्स बी की वैल्यू तुम लोगों को पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ई ए बी जो मैंने लिखा है वो क्या डिनोट करता है, तो ई ए बी डिनोट्स एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। ठीक है, तो ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है वो दिखाने का काम करता है ई ए बी, एंड सिमिलरली ई ए ए इट डिनोट्स एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड। याद रखो, इनके ऊपर तुम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये फॉर्मूला कब यूज होता है या फिर कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो तभी तुम लोगों को ये फॉर्मूला सिर्फ पता रहना चाहिए, डायरेक्ट मार्क्स तुम्हारे जेब में। ठीक है, एंड ई बी बी इज एनर्जी ऑफ बीबी बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने बॉन्ड एंथैल्पी लिखी है इस ऊपर वाले फॉर्मूला के लिए, ठीक है, वो रहनी चाहिए किलो कैलोरीज पर मोल के टर्म में। ठीक है, अब तो तुम लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, नो यार नॉट नाउ प्लीज, थोड़े टाइम के लिए चल जा, एक लास्ट मुझे सिर्फ फॉर्मूला में चेंज करना है, प्लीज बेयर विथ मी। किलो कैलोरीज वाला आंसर किलो जूल्स में अगर तुम लोगों को पूछा रहेगा, मतलब क्वेश्चन में तुम लोगों को मेंशन किया होगा इफ बॉन्ड एंथैल्पी इज गिवन इन किलो जूल, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वही लिखा के देना है, छोटा सा सिर्फ एक चेंज करना है, थोड़ा टाइम वेट करो। सर आप यूनिट रिपीट कर सकते हो, किलो कैलोरीज पर, किलो कैलोरीज पर मोल, बॉन्ड एंथैल्पी जो है इट इज गिवन इन किलो कैलोरीज पर मोल। लास्ट ये इतना लिख लो, then you guys can go। ओके, तो ये क्या था, तो ये किलो कैलोरीज था, ये क्या था, तो ये किलो कैलोरीज था। अभी हम लोगों को फाइनली क्या चाहिए, हम लोगों को अगर वैल्यूज दी रहेंगी किलो जूल्स में, तो लिख लेते हैं, इफ बॉन्ड एंथैल्पी इज गिवन इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को पहले रिलेशनशिप मालूम रहना चाहिए कैलोरी और किलो जूल्स में का। मुझे बताओ 1 कैलोरी मीन्स हाउ मेनी किलो जूल्स, सॉरी 1 calorie means how many joules? No, 4.8184.
हेलो, Yes, sir. 4.184 तो जूल्स। ओके, तो 4.184 जूल्स ये रहती है एक कैलोरी की वैल्यू। अब याद रखो ये यहाँ पे कैसा है, ये अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ अंडर रूट है, ठीक है, मतलब अंडर रूट ऑफ अंडर रूट और बाद में उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 पॉइंट की वैल्यू जो है वो अंडर रूट के अंडर रूट से जब बाहर निकलेगी तो वो अप्रॉक्स 2 के अराउंड हो जाती है। कितने हो जाती है? तो अप्रॉक्स 2 के अराउंड हो जाती है। तो देयरफॉर हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला जो है शाय ए माइनस शाय बी, ठीक है, उसमें जो ऊपर 0.208 की वैल्यू है वो हम लोग अप्रॉक्स 2 से डिवाइड कर देते हैं और उसकी वैल्यू हो जाती है 0.1017। कितनी हो जाती है? तो 1017। और बाकी की सारी टर्म्स जो है वो सेम रहेगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए एंड बी बॉन्ड माइनस अंडर रूट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ए डैश ए बॉन्ड प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बी डैश बी बॉन्ड, ठीक है। तो ये हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला एंड विद दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक है। सो इन एडवांस हैप्पी दशहरा, एंजॉय करना, कल तुम लोगों को छुट्टी है। तो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। Bye, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Happy Happy Thank you, Dussehra. sir. Sir, thank you, sir. Happy Dussehra. Thank you, sir. Bye. Happy Dussehra, sir. थैंक यू।